नमस्ते दोस्तों, कोरोना ने जिंदगी के दरवाजे पर दस्तखत क्या दी है। ऐसा लगता है रास्ते मानो बंद होते चले गए हैं। एक तरफ कोरोना के डर से घरों में सिमटता जीवन, कहीं अल्फान, कहीं निसर्ग, कहीं पड़ोसी देश चीन के बदलते तेवर, और सदियों से हमजोली रहा नेपाल भी मानो कह रहा है दोस्त दोस्त ना रहा। और इन सब के बीच जब हम टीवी के पर्दे पर प्रवासी मजदूरों को अपने घर लौटते हुए देखते हैं तो दिल द्रवित हो उठता है और जानने की इच्छा होती है कि इन प्रवासी मजदूरों का आखिर इतिहास क्या है। इंडेंचर्ड सर्विट्यूड अर्थात दास्ता का अनुबंध वह प्रथा थी जिसके तहत 18वीं शताब्दी के शुरुआत में 20 लाख भारतीय मजदूरों को मजदूरी करने के लिए यूरोपियन कॉलोनीज में भेजा गया था। और 1833 के बाद जब यूरोप में स्लेवरी सिस्टम का अबॉलिश होने लगी थी, उसके बाद तो यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और बहुत सारे भारतीय मजदूर मॉरिशस, मलेशिया, फिजी, सूरीनाम जैसे देशों में भेजे गए थे। 18 जनवरी 1826 को गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंच इंडियन ओशन आइलैंड्स ने इन मजदूरों के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस तय की, जिसके तहत हर मजदूर को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना पड़ता था और यह कहना पड़ता था कि वह अपनी स्वेच्छा से जा रहा है और एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता था। ये मजदूर अंग्रेजी नहीं जानते थे और इस एग्रीमेंट को गिरमिट कहा करते थे और धीरे धीरे यह दस्तावेज गिरमिट कहलाने लगा और इसके तहत बाहर जाने वाले मजदूरों को गिरमिटिया कहा गया। ये गिरमिटिये ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी बिहार के होते थे। इनकी भाषा भोजपुरी हुआ करती थी। ये पहले रेलगाड़ी से कलकत्ता पहुंचते थे और कलकत्ता से बहुत ही यातना भरा महीनों का सफर पूरा करके ये मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाद, सूरीनाम जैसे देशों में पहुंचते थे। वहां इनसे गन्ने की खेती करवाई जाती थी क्योंकि इसी काम में ये सिद्धहस्त थे। एक बिल्कुल अनजान देश में ये पहुंच जाते थे, केवल सुकून चाहते थे। गुलाम देश में सुकून का अर्थ होता था रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन गरीबी का आलम यह था कि अपने देश में यह भी मैसर नहीं था और इन लोगों को ऐसे अनजान जगह जाना पड़ता था जहां कोई भी अपना नहीं था। वहां जाकर ये लोग बेहद परेशान हो जाते थे, रातों की नींद उड़ जाती थी, कई दिनों तक सो नहीं पाते थे, रोते थे, बिलखते थे और फिर स्थिर हो जाते थे। 40% इनमें औरतें हुआ करती थी और उनकी स्थिति तो और भी ज्यादा खराब थी। मालिक सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के बाद इनको इनके पति को या फिर और मजदूरों को सौंप दिया करते थे। गिरमिटियों को अगर कोई बच्चा हो जाता था तो उस पर भी मालिक का अधिकार था। ये गिरमिटिये बेचे नहीं जा सकते थे, पति किसी और को बेच दिया जाता था, पत्नी किसी और को बेच दी जाती थी और बच्चा किसी और को बेच दिया जाता था। इन गिरमिटियों की जो औरतें पीछे रह जाया करती थी उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब थी। वो सधवा होते हुए भी विधवा का जीवन व्यतीत करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होती थी और पति चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश जहां ये चले गए। ये गिरमिटिये 5 साल के बाद भी इतना नहीं कमा पाते थे कि अपने देश वापस जा सके। इनको फिर गिरमिट के बंधन में बंधना पड़ता था और पल पल जीवन बस यूं ही स्वाहा हो जाया करता था। हर रात के बाद सुबह होती है, हर अति का अंत होता है। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में गिरमिटिया प्रस्ताव को पेश किया। 1917 में अहमदाबाद में इसके खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जिन्ना जैसे लोगों ने अपनी बात रखी। तोताराम व कुंती जैसे गिरमिटिया नेताओं ने भी अपनी आवाज उठाई और बहुत ज्यादा दबाव के चलते मार्च 1917 में इस प्रथा का अंत हो गया। दास्ता से मुक्त होकर ये गिरमिटिये जिस देश में थे वही रह गए और अब एक सुंदर जीवन जीने लगे हैं। मेहनती तो ये थे ही, लेकिन ये मेहनत अब ये अपने लिए करने लगे हैं, लेकिन अपने देश की सुगंध को आज भी ये भुला नहीं पाए हैं। अपनी सभ्यता और संस्कृति को वहां जिंदा रखने के लिए ये बहुत प्रयास करते हैं। जगह जगह होने वाले गिरमिटिया उत्सव इसी चीज का प्रमाण है। चटनी म्यूजिक तो भोजपुरी की एक अलग ही पहचान है और इन गिरमिटियों की कई नेक्स्ट जनरेशंस उन देशों की राष्ट्राध्यक्ष भी बनी। और तासीर तो देखिए भारतीय खून की। वीएस नॉयपॉल को 2001 में नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर दिया गया।
क्या जज्बात है हिंदुस्तानी खून में, उसकी विरासत में। इन्होंने मौका मिलते ही अपने आप को भी संवारा और अपने देश का नाम भी रोशन किया। कोरोना के डर से जब हम सुरक्षित अपने घरों में बैठे थे तो ये परिंदे नीड़ की तलाश में पैदल ही सड़कों को नाप रहे थे। ये मजदूर अपने ही देश में प्रवासी थे। क्या कसूर था इनका? इन्होंने अपना घर छोड़ा था ताकि हम आराम से रह सकें। ये रिक्शा खींचते थे, गन्ना पेरते थे, कपड़ों पे प्रेस करते थे, हमारे मकान, दुकान, कारखाने बनाते थे। और जब त्रासदी आई तो हम इन्हें नहीं रोक पाए। क्या इतने बौने हो गए हैं हम? क्या इतने असहाय हो गए हैं हम? क्या जब इतिहास हमसे हमारी बर्बरता का हिसाब मांगेगा तो हम दे पाएंगे? टीवी स्क्रीन के सामने हम इन मजदूरों की व्यथा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। क्या कसूर था इनका? इनमें से किसी एक मजदूर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाइए। भिखारी नहीं है ये, अपने हाड़ पेल कर जीवन जीना चाहते हैं। इनके साथ कनेक्ट होइए डायरेक्टली। इनमें से किसी एक के बच्चे को पढ़ाइए। वो आपकी कामवाली का बेटा हो सकता है, बाहर झाड़ू लगाने वाले जमादार का बेटा हो सकता है। उसको इतना साहस दीजिए कि अगली त्रासदी आए तो वो अपने परिवार को खुद संभाल सके। लाखों का दान दिया होगा आपने, बहुत फूड पैकेट्स बांटे होंगे आपने, लेकिन एक से डायरेक्टली कनेक्ट होइए। उसकी फीस स्कूल की, उसके ट्यूशन की फीस अपने हाथों से भरिए, उसका रिजल्ट खुद देखिए। अगर आपका एक बच्चा और होता तब भी आप ऐसा करते ना। आज मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करिए, लेकिन आज दिन भर ये जरूर सोचिए कि वो कौन सा गिरमिटिया होगा जिसके बच्चे का स्वाभिमान आपके दम पर जिंदा होगा और अगली त्रासदी में यह व्यथा आपको नहीं सहनी पड़ेगी। वह बच्चा अपने परिवार का बोझ खुद उठा लेगा। गिरमिटिया हिंदी के लेखक अभिमन्यु अनंत ने लिखा है, आज अचानक हिंद महासागर की लहरों से तैरकर आई गंगा की स्वर लहरी को सुन, फिर याद आ गया मुझे वह काला इतिहास, उसका बिसरा हुआ वह अनजान प्रवासी, बहा बहा कर लाल पसीना, वह मजदूर, इस माटी का बेटा जो मेरा भी अपना था, तेरा भी अपना था।